बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है चार्ल्स लॉ। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन, फिर स्टेटमेंट, फिर मैथमेटिकल इक्वेशन, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और उसके बाद एंट्री टेस्ट के हवाले से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। तो आइए, अच्छा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत मज़े की कहानी सुना देता हूँ। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था चार्ली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अमाउंट ऑफ गैस को लिया किसी कंटेनर में और उसको हीट पे रखा। तो जब उसने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो उसको जो गैस था उसका वॉल्यूम बढ़ने लगा, और जैसे ही उसने टेम्परेचर कम कर दिया उसका वॉल्यूम कम होने लगा। तो इससे उसने ये नतीजा अखज़ किया कि जैसे जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो इसके वॉल्यूम इंक्रीज़ आ रहा है, और जैसे ही कम कर रहा हूँ तो वॉल्यूम कम हो रहा है। तो इससे उसने एक लॉ पेश किया। वो लॉ क्या था? वो लॉ ये था कि इस लॉ में रिलेशनशिप उसने दिया किस चीज़ के मुतालिक? वॉल्यूम और टेम्परेचर के मुतालिक, जबकि प्रेशर को उसने कांस्टेंट रखा। तो इसके इंट्रोडक्शन में यही लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। इस लॉ की उसने जो लॉ पेश किया, इस लॉ की स्टेटमेंट इस चीज़ को बताती है, इसके रिलेशनशिप को, कि इसमें कौन सा रिलेशनशिप पाया जा रहा है। उसका वही रिलेशनशिप है जो भी हमने डिस्कस किया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा। तो इस तरह स्टेटमेंट लिखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। फिक्स को मैंने अंडरलाइन क्यों किया? फिक्स का मतलब है कांस्टेंट। अमाउंट ऑफ गैस को कांस्टेंट होना चाहिए, ये तब्दील नहीं होगी। और ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर कौन सा होगा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट कौन सा टेम्परेचर होता है? केल्विन में, केल्विन स्केल में जो मेजर किया जाता है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर को जितना ज़्यादा करेंगे उसी के मुताबिक उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा या कम होता जाएगा। और प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखना है, ठीक है। प्रेशर अगर कांस्टेंट ना हुआ तो फिर ये लॉ ओबे नहीं होता। जैसे जैसे लेट्स सपोज जहाँ पे उसका वॉल्यूम था V1 और टेम्परेचर था T1, जैसे ही टेम्परेचर को हमने बढ़ाया तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ गया। टेम्परेचर T2 हो गया और वॉल्यूम V2 हो गया। क्लियर? अभी देखते हैं इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन। स्टेटमेंट के मुताबिक वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। कंडीशन क्या है? प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स, मतलब अमाउंट ऑफ गैस को फिक्स या कांस्टेंट रखा जाए। ये कंडीशन मस्ट ओबे। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे उसकी जगह इक्वालिटी आएगी और एक कांस्टेंट आएगा। ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी। मतलब कि अगर कांस्टेंट को हम एक साइड पे बचाना चाहें तो टेम्परेचर इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास इसकी जो इक्वेशन आ जाएगी, कांस्टेंट इज इक्वल टू V/T। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है और उसके ऊपर प्रेशर भी कांस्टेंट है तो उसका जो वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशो होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी। मतलब जितना इंक्रीज प्रेशर टेम्परेचर में आएगा उतना ही इंक्रीज वॉल्यूम में आएगा एंड वाइस वर्सा। तो आइए देखते हैं कि पहली जो स्टेट थी यहाँ पे V1 था और T1 था। इसके नतीजे में V1 डिवाइड बाई T1 K1 के बराबर आएगी। इसको हम कहते हैं स्टेट 1। और यहाँ पर V2 डिवाइड बाई T2 ये K2 के बराबर होगी स्टेट 2। हमें पता है कि K1 और K2 बराबर होंगे क्योंकि K तो है भी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू तब्दील होगी भी नहीं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं ना कि K1 और K2 बराबर हैं, जो कि बराबर है K के, मतलब कांस्टेंट या फिर A की वैल्यू है। तो V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2। ये मेन इक्वेशन आ गई। तो इससे हम अगर किसी भी चीज़ की वैल्यू फाइंड करना चाहे तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट की ये वैल्यू बराबर होगी। इसके बाद इसके देखते हैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में देखते हैं वाई एक्सेस पे वॉल्यूम और एक्सेस पे टेम्परेचर इन केल्विन। ये मस्ट केल्विन में होना चाहिए। जो जो ही वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसका ग्राफ क्या आएगा? लीनियर। इस ग्राफ का क्या नाम है? आइसो बार। आइसो मतलब सेम, बार मनी प्रेशर, मतलब प्रेशर को कांस्टेंट रख के जो ग्राफ हमारे पास आएगा वो ये होगा। ये हमारे पास टॉपिक हो गया। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। देखते हैं कि
हमने यहाँ पर 2 मरतबा एक्सपेरिमेंट किया, एक P1 पे किया, P2 पे किया। वैसे तो उस लॉ में प्रेशर को कांस्टेंट रखना चाहिए था, यहाँ पर भी हमने कांस्टेंट रखा है, मतलब एक मरतबा P1 पे प्रेशर को कांस्टेंट रख के हमने एक्सपेरिमेंट किया, दूसरी मरतबा P2 पे कांस्टेंट रख के। तो वो पूछता है कि इनमें से कौन सा प्रेशर ज़्यादा होगा। तो आइए देखते हैं कि हमें पता है कि वाई एक्सेस पे वॉल्यूम की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, इसके करस्पॉन्डिंग V1 है और इसके करस्पॉन्डिंग V2 है। हमें पता है कि V1 बड़ा होगा V2 से, V1 बड़ा है V2 से, और हमें यह भी पता है कि जितना वॉल्यूम ज़्यादा होता है उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर, जितना प्रेशर ज़्यादा होता है वॉल्यूम कम होता है, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। जैसा कि V1 बड़ा है V2 से, हमें ग्राफ से जाहिर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग P1 छोटा होगा P2 से, क्योंकि आपस में इन्वर्स रिलेशन में है। समझ आ गई। इसके बाद बाय इंक्रीजिंग प्रेशर द ग्राफ मूव्स अवे फ्रॉम वॉल्यूम एक्सिस एंड टुवर्ड्स टेम्परेचर एक्सिस। कैसे? हमने देखा कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, हमें पता है कि P2 बड़ा है P1 से, P2 बड़ा था P1 से, P2 बड़ा था, तो ये जो था P2 की ये वैल्यू है ना, तो ये V से क्रॉसपॉन्डिंग अवे मूव कर रहा है वॉल्यूम वाले एक्सिस से, और चूँकि P2 बड़ा है इसके क्रॉसपॉन्डिंग टेम्परेचर भी ये है, तो इसकी वैल्यू टुवर्ड्स टेम्परेचर एक्सिस, मतलब ये दूर है और ये नज़दीक है। P2 चूँकि बड़ा है, ज़्यादा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर भी ये है, तो मतलब इसकी वैल्यू टेम्परेचर के नज़दीक वाले एक्सेस के साथ है और ये एक्सेस से दूर है। समझ आ गई। मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका ग्राफ वॉल्यूम के एक्सेस से दूर मूव करेगा और टेम्परेचर के एक्सेस के नज़दीक मूव जाता जाएगा। इसके बाद एक और एमसीक्यूज है, द कांस्टेंट K इज गिवन बाय V बाय T, इफ V इंक्रीजेज द टेम्परेचर टू T2 देन K बिकम्स। हमें पता है कि K इज इक्वल टू V ओवर T, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर T की वैल्यू हम जगह पे हम 2T पुट कर दें तो क्या इसकी वैल्यू K डिवाइड बाई 2 हो जाएगी, मतलब हाफ हो जाएगी। तो देखते हैं, तो इसकी वैल्यू होगी रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जैसे टेम्परेचर को हम T2 पुट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ गया तो चार्ल्स लॉ के मुताबिक उसका वॉल्यूम भी उसी तरह बढ़ेगा, तो इस तरह ऊपर भी टू भी आएगा और नीचे भी 2T आएगा, तो 2 और 2 कैंसल, फिर V ओवर T जो कि हमारे पास कांस्टेंट के बराबर आएगा। ठीक है, मतलब नो डिफरेंस। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ये है, याद रखने की बात है, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन। कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है कि V ओवर T के बराबर है। क्या टेम्परेचर को ज़्यादा करेंगे तो इसकी वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा, या वॉल्यूम को ज़्यादा करेंगे तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? देखते हैं। हमें पता है कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही वॉल्यूम भी बढ़ेगा, या जितना ये कम होगा तो वॉल्यूम भी उतना कम होगा। तो इसका मतलब है कि ये इन चीज़ों, दोनों चीज़ों में से किसी चीज़ पर भी डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि ये नन का ऑप्शन है। इसके बाद द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, अमाउंट ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस, ऑल। तो हमने पहले पढ़ा था कि प्रेशर को कांस्टेंट रखना है और अमाउंट ऑफ गैस को भी कांस्टेंट रखना है, तभी हमारे पास ये ओबे हो सकता है लॉ, अदरवाइज नहीं हो सकता। चूंकि ये लॉ ओबे नहीं होगा तो वायलेट हो जाएगा ना, तो इसका क्या मतलब है कि प्रेशर अमाउंट ऑफ गैस के ऊपर ये डिपेंड कर रही है इसकी वैल्यू कांस्टेंट की। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट एमसीक्यूज है, द वैल्यू ऑफ K डैश विद इंक्रीजिंग प्रेशर। हमने ऊपर देखा कि प्रेशर का कौन सा इफेक्ट था, इस तरह अब यहाँ पर देखते हैं कि वैल्यू पर क्या इफेक्ट होता है। जब मतलब प्रेशर को हम अगर ज़्यादा करें तो इसकी वैल्यू पर क्या इफेक्ट होता है। हमें पता है कि K की वैल्यू किस चीज़ के बराबर है, V ओवर T, और जैसे जैसे हम प्रेशर को ज़्यादा करेंगे वॉल्यूम की वैल्यू कम होगी, वॉल्यूम की वैल्यू कम होगी तो ओवरऑल जो कि नॉमिनेटर की वैल्यू कम हो रही है तो ओवरऑल इसकी वैल्यू भी कम होती जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि K की वैल्यू ओवरऑल कम होती जाएगी। तो इससे क्या मुराद, जैसे ही प्रेशर हम ज़्यादा करेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये तमाम इसके मुतालिक था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी हर पॉइंट, और प्लीज़ अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।